देख रहे हैं सीएस न्यूज में, हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बेगूसराय में हुए आज के नामांकन की। बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। बेगूसराय सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन जिलाधिकारी राहुल कुमार के पास दाखिल किया। इस नामांकन के बाद एक विशाल जनसभा को उपस्थित नेताओं ने संबोधित किया। आपके बीच में गुजरात के विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता जिग्नेश मेवानी मौजूद हैं। आप उनका जोरदार स्वागत कीजिए। दरभंगा में कुल 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। दरभंगा में आज 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें शगुनी राय, संजय पासवान, दीपा कुमारी और अंजू देवी शामिल हैं। कुल मिलाकर अभी तक दरभंगा में 17 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। इससे पहले भी मैडम चुनाव करेंगे क्या? पंचायत चुनाव। क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। किस पार्टी से? निर्दलीय से। क्या मुद्दा क्या मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में? युवाओं और महिलाओं का समान अधिकार मिले, हक मिले। जनता क्यों वोट देगी आपको? अभी तक जनता के लिए क्या किए हैं? जनता को सेवा करते हैं। जनता को सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? किस ढंग से सेवा की है अभी तक? हर सुख दुख में सबके साथ रहते हैं। सुपौल सदर बाजार में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय का मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। सुपौल सदर बाजार में जदयू कार्यालय का विधिवत उद्घाटन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया। इस दौरान एनडीए घटक दल के तमाम नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में भाजपा विधायक नीरज बबलू सहित भाजपा और लोजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई जो डायनेस्टी मुक्त पार्टी है, परिवार मुक्त पार्टी, जनता को उम्मीद है। हमें ऐसी पार्टियों से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बक्सर पुलिस ने एक बड़ी खेप शराब की बरामद की है। बक्सर के धानसोई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विदेशी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की। साथ ही साथ पुलिस ने एक ट्रक के साथ एक अपाचे बाइक को भी जब्त किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश कुमार ने बताया, जो बीती रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धानसोई थाना क्षेत्र के सुजायतपुर गाँव में शराब की बड़ी खेप पहुंची है, जिसको तस्करों द्वारा ट्रक से उतारकर कहीं और पहुंचाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष विकाव राम और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही शराब के धंधेबाज मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से ट्रक पर लदी हुई शराब की 172 पेटी बरामद की, जिसमें करीब 8,256 पीस शराब की बोतल थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शाखा मैदान में अंडर 19 क्रिकेट के महिला और पुरुष खिलाड़ियों को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शाखा मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने अंडर 19 के महिला और पुरुष खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। लगे हाथ रविशंकर प्रसाद ने बल्ला भी भाजा, बॉल थाम लिया था। कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा ने पहले ही गेंद पर रविशंकर प्रसाद ने छक्का जड़ दिया। वैसे इसके राजनीतिक मायने जो भी लगाए जाए, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों में एक खुशी की लहर थी। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने बिहार में क्रिकेट को लेकर अपनी भावना प्रकट करते हुए कहा, जो बिहार में क्रिकेट की अच्छी संभावना है और एक न एक दिन बच्चे बिहार का नाम रोशन जरूर करेंगे। है मेरी दीक्षा थी, मैं उनसे मिलूं, उनकी कोचिंग कौन करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, अदा कर अच्छा लगा। बिहार के बच्चों में, पटना के बच्चों में बहुत टैलेंट है, मैं जानता हूँ। उनको अवसर मिलना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें, और यहाँ के कोच लोग का भी सम्मान हो, ये मेरी कोशिश होगी। आज मैं अशीत को, बाकी अरुण जी को, पूरे हमारे मंडल को बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कार्यक्रम कराया। लेकिन बाकी जो सारे बच्चे आए उनको देख के बहुत उत्साहित हूँ। नरकटियागंज हाई स्कूल में 15 लड़कियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। नरकटियागंज के हाई स्कूल प्रांगण में 15 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह को देखने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था। विवाह में आए बारातियों ने पूरे नरकटियागंज का भ्रमण किया और उसके बाद विवाह स्थल पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सांसद सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद थे और उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया।
बागात 2 प्रखंड अंतर्गत वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर जीविका संकुल स्तरीय संघ के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की अध्यक्षता संकुल संघ की अध्यक्ष शैल देवी ने किया। जीविका समूह के 5 पंचायत के 29 ग्राम संगठनों ने इस रैली में भाग लिया। काराकाट से सौरभ कुमार ने अपने उम्मीदवारी की घोषणा की है। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी स्थित होटल बुद्ध विहार में एक प्रेस वार्ता के दौरान कुमार सौरभ सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा जो गया और सासाराम पहले से सुरक्षित लोकसभा सीट है, औरंगाबाद को काराकाट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 2,40,000 राजपूत और 1,70,000 ब्राह्मण वोटर है, जबकि भूमिहार वोट की अनदेखी की जा रही है। सौरभ सिंह ने आरोप लगाया जो 2009 में जीतने के बाद महाबली जी ने इस क्षेत्र में झांकने का भी प्रयास नहीं किया। 2014 के मोदी लहर पर सवार होकर प्रचंड जनादेश प्राप्त करने वाले केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी यहां आना मुनासिब नहीं समझा। दोबारा फिर चुनाव लड़ने केवल आ चुके हैं। आपको बताते चले जो सौरभ कुमार सिंह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से ग्रेजुएशन और फाइनेंस में MBA के बाद लगभग 10 वर्ष तक यस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर मुंबई में कार्यरत रहे हैं। विगत 10 वर्ष में 2009 से 2014 तक अभी NDA के उम्मीदवार हैं जिनको लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने कभी देखा नहीं। 2014 में प्रचंड मोदी लहर पर सवार होकर आए उपेंद्र कुशवाहा जी जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, इनके कार्यों की समीक्षा जनता कर चुकी है और जनता जो है वो बदलाव की ओर चल चुकी है। अब संयोग ऐसा है बिहार की राजनीति में कि जितने दल हैं वो 2 घड़ों में बढ़ चुके हैं। या तो एक घड़ा NDA का है या एक घड़ा महागठबंधन का है। विषय बहुत साधारण सा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र को अघोषित रूप से सुरक्षित सीट बना दिया गया है और पूरे बिहार की राजनीति में एक आक्रोश की स्थिति है। जिस तरीके से औरंगाबाद में टिकट निखिल बाबू का काटा गया, बांका शिवहर जैसे लोकसभा क्षेत्रों में, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जो स्थिति है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में विकास और बाकी के जो जन समस्या हैं, ऐसे मुद्दे गौण हो चुके हैं और कोई विकल्प नहीं बचा है। एक सांसद के तौर पर महाबली सिंह जी या उपेंद्र कुशवाहा जी का स्थानीय पता क्या है इस लोकसभा क्षेत्र में, ये क्षेत्र के लोग नहीं बता सकते। अगर एक जन समस्या के लिए किसी आम आदमी को, एक साधारण आदमी को अपने सांसद से मिलना है तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहां जाना है। तो हम अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारी कोई समस्या हो, हमारा कोई मूलभूत समस्या हो, उसको हम अपने जनप्रतिनिधि तक रख सकें, उनकी उपलब्धता हो हमेशा और इन विषयों पर युवाओं का और सभी वर्गों का साथ और समर्थन लेकर एक विकास की राजनीति का एजेंडा हम सेट करने का काम करेंगे, जिसमें 15 सूत्री घोषणा पत्र नामांकन के तुरंत बाद जारी किया जाएगा और वो 15 सूत्री घोषणा पत्र क्षेत्र के जनता को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की विकास की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लाने का प्रयास करेंगे। विषय सिर्फ इतना है कि क्या एक राजनीतिक दल के सिंबल से ही आप चुनाव लड़ सकते हैं या जनता के बीच जाकर अपनी बातों को जनता के समक्ष रखकर भी चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या एक राजनीतिक दल के धनबल के साथ ही चुनाव लड़ा जा सकता है या एक साधारण परिवार का एक बच्चा जो पढ़ा लिखा हो, जिस पर कोई क्रिमिनल केस ना हो, जो साफ सुथरी छवि का हो, क्या वो भी चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है? ये सवाल हम इस लोकसभा के महान जनता के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। मौसम की बेरुखी ने किसानों को आहत कर दिया है। दरभंगा में बीती रात हुए ओलावृष्टि से किसान काफी मायूस दिख रहे हैं। मौसम ने जो करवट ली है उससे किसान काफी परेशान है। एक तरफ बारिश से लोगों में खुशी भी है, लेकिन किसान परेशान इसलिए है जो उनकी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है। लगातार बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और अन्य तैयार फसल कटकर घर कैसे पहुंचे, इस चिंता में किसान परेशान है।
जो पानी और पत्थर गिरा है, इससे क्या किसानों के क्या हित में रहेगा? कोई हित में, किसान के हित में कुछ भी नहीं रहा। पत्थर से आम हुआ, गेहूं हुआ, या किसी भी प्रकार का जो फसल है सारा का सारा बर्बाद हो गया है। किसान को इससे बरसात से और पत्थर से कोई फायदा भी नहीं है। अभी किसान को कहिए काफी नुकसान का, बहुत ज्यादा काफी नुकसान हुआ। बुरा स्थिति में किसानों के लिए हो गया, बहुत बुरा स्थिति में किसानों के लिए हो चुका है। किसान तो कहीं के आम के फसल हुआ, अभी गेहूं फसल कटा हुआ है, आप पानी या पत्थर गिर के बर्बाद कर दिया, एक भी गेहूं अब नहीं रहा। इधर दूसरी तरफ सुपौल में भी ओलावृष्टि से लोग काफी परेशान दिखे। सुपौल में हुए ओलावृष्टि से लोग काफी परेशान दिखे। खासकर यदि बात किसान की करें तो किसान का परेशान होना लाजमी है। अभी गेहूं का फसल लगभग तैयार होने को था और इसी समय ओलावृष्टि का होना किसानों को कहीं न कहीं चिंता में डाल रहा है। आज पहली बार सुपौल का नज़ारा कुछ अलग सा लग रहा है। पानी कम और बर्फ बिछा हुआ है पूरे शहर में, और ये एक अद्भुत नज़ारा है जो पहली बार देखने को मिल रहा है। ये निश्चित तौर से एक संकेत है कि हो सकता है कि कोई प्राकृतिक आपदा इस क्षेत्र में आ सकता है, और ये एक नई बात है कि इस तरह का माहौल पहली बार देखने को मिला है, इस तरह का मौसम। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल ने घोषणा की है जो 16 किलोमीटर तक वो दुर्घटना में घायल मरीजों को फ्री में एम्बुलेंस सेवा देंगे। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा की है जो दुर्घटना में घायल मरीज को लाने के लिए 16 किलोमीटर तक कोई भी चार्ज नहीं वसूला जाएगा, फ्री में एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी। साथ ही साथ पहले घंटे का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। जैसे इंट्राओरल होता है या एक्स्ट्राओरल होता है, उसमें फ्रैक्चर्स भी आते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी आती है। जैसे सॉफ्ट टिश्यू हो गया, कहीं किसी के फेस में लग गया है तो फेस हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, तो इसलिए उसका जो है इमीडिएटली जल्दी से जल्दी हेमोरेज को कंट्रोल करना होता है। और इंट्राओरल में हो गया जैसे कि किसी का अगर दांत टूट करके अंदर चला गया, या फिर साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस हो गया, किसी का रूट टूट करके साइनस में घुस गया, या फिर कोई लेसरेटेड वुंड है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, या फ्रैक्चर है, मैंडिबल का फ्रैक्चर है, या जैगोमेटिक बोन का फ्रैक्चर है, आंख के नीचे वाली हड्डी का फ्रैक्चर है, तो ये सब ऐसे पार्ट्स है जिसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। या फिर अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, किसी पेशेंट का टंग, अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट का किया था, उसका टंग पूरा हाफ ऑफ द पर्सन पोस्टीरियर 2/3 कटा हुआ था, और कंडीशन इतनी बैड थी, फिर उसको हम लोगों ने रिपेयर किया, बहुत जल्दी से रिपेयर किया, और अभी उसका कंडीशन बहुत अच्छा है। पेशेंट बोल पा रहा है, अच्छे से बोल पा रहा है, हर चीज़ खा रहा है, बस हल्का सा डिप्रेशन है उसके टंग में। तो इस तरह की चीज़ें आती है डेंटल में, तो ये सब चीज़ ट्रॉमा में आता है, और इसका हम लोग इमीडिएटली जो भी होता है हर चीज़ का वो करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बहुत बार होता है कि पेशेंट एक्सीडेंट हो गया या कोई इमरजेंसी हुआ, बहुत लोग एक्सीडेंट में क्या करते हैं, ला करके किसी हॉस्पिटल में दे दिए, और उनके घर वाले कोई नहीं रहते हैं, तो बहुत सारा होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारे हॉस्पिटल नहीं लेते हैं। तो ये जब चीज हम लोग लागू करेंगे, कुछ पेशेंट्स आएंगे तो फर्स्ट आवर जो हम लोगों का जो जिसमें बोला जाता है कि अगर इस दौरान अगर पेशेंट को केयर नहीं मिला तो 60-70% जान जा सकता है। उसका सांस रुका हुआ है, हम लोग पाइप डाल करके वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, उसके कारण से बच जाता है। बहुत सारे शरीर में ऐसे जगह है जहाँ मुश्किल से 100-200 ml ही ब्लड कलेक्ट, जैसे हार्ट के चारों तरफ जम गया तो विदिन मतलब 10 मिनट्स पेशेंट्स बहुत सीरियस हो जाएगा। तो डायग्नोसिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इलाज करना। तो हमारे पास पूरा यहाँ टीम है, जो कि नीचे वाले देखेंगे आप एरिया इमरजेंसी टीम है, और डायग्नोस्टिक वर्कअप के लिए CT, MRI, अल्ट्रासाउंड का बहुत रोल है। पेट में जैसे ब्लड कलेक्शन होता है, आपको एक्सरे में नहीं उतना आइडिया लगेगा, अल्ट्रासाउंड लगाएंगे तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ मेजर इंजरी है। तो ये फर्स्ट आवर में ही ये सब चीज पकड़ना होगा, और इसको गोल्डन आवर इसलिए भी बोलते हैं कि अगर आप इसमें ट्रीटमेंट नहीं किए तो जो भी इम्प्रूवमेंट का संभावना था वो भी धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा, इसलिए इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। और पारस ग्लोबल हॉस्पिटल जो है यहाँ पे, ये आप जान रहे हैं कि यहाँ पे
जो इंजरी आता है सिर्फ हेड का नहीं रहेगा, साथ में फ्रैक्चर रहेगा, सांस हो सकता है रुका रहेगा। ट्रॉमा वाले पेशेंट्स में मैक्सिमम ऐसे होते हैं, तो पूरा टीम चाहिए। और उसके अलावा कुछ नॉन डॉक्टर्स टीम भी चाहिए, स्टाफ का जो टीम होता है, पेशेंट को कैसे लाना है, पता चला स्पाइन इंजरी है, जैसे तैसे आप लेकर के आ, तो इसके लिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने स्टाफ्स को भी ट्रेनिंग करते हैं। एक्सपीरियंस्ड इन देयर फील्ड, जो भी वो करते हैं वो बिल्कुल 100% प्रिसिशन के साथ करते हैं। और हमारी यही उम्मीद रहती है कि हर पेशेंट जो हमारे यहाँ जाए खुश होकर जाए, स्वस्थ होकर जाए वापस, और फिर दूसरे पेशेंट को भी हमारे पास भेजें जो किसी तरह से कष्ट में हो। जो ये हमारा नया निःशुल्क इमरजेंसी है, ये सिर्फ पहला 1 घंटे के लिए है। तो इसमें 1 घंटे में जो पेशेंट, हमारे पास एक ACLS एम्बुलेंस है जो लाइफ सपोर्ट करती है, हमारे पास EMT हैं जो भी कोई पेशेंट है ऑन रोड, अगर वो एक्सीडेंट पे साइट पे पड़ा हुआ है, वो इमरजेंसी टेक्नीशियन जो है उसको उस बहुत सक्षम तरीके से उसको एम्बुलेंस में ले आता है। वो सारी चीजें जानता है, कैसे उसको लाइफ सपोर्ट, थोड़ी सी मतलब एम्बुलेंस चार्ज इज इंक्लूडेड और नॉट? नहीं, नॉट इंक्लूडेड। विदिन 10 किलोमीटर्स नॉट इंक्लूडेड। 10 किलोमीटर के अंदर आता है तो वो चार्जेबल नहीं है। 10 किलोमीटर की चार्ज हाउ मच कॉस्ट? इट विल बी अकॉर्डिंग टू किलोमीटर कॉस्ट। फिर वो हमारे इमरजेंसी में ले आता है। पहला 1 घंटा कंप्लीटली फ्री, इन्वेस्टिगेशंस एक्सक्लूडेड, OT एक्सक्लूडेड। अस्पताल पहुंचने के बाद 1 घंटा एम्बुलेंस का जो 10 किलोमीटर की रेडियस है अस्पताल से, वहां से पिकअप करने का फ्री, ठीक है। और एम्बुलेंस जब अस्पताल में पहुंचेगी वहां से 1 घंटा फ्री। इसमें OT चार्जेबल है आपके सारे। 1 घंटा 2 घंटा कीजिए, 1 घंटा तो वैसे ही बात चल रहा है। मैम अगर किसी को 2 घंटा लग जाए ऑपरेशन करने में, कोई बात नहीं। अब ये इट डिपेंड्स टोटली ऑन द इमरजेंसी हॉस्पिटल, जो डॉक्टर वहाँ पे है। ऐसा नहीं कि एक अगर आप 1 घंटा बोल रहे हैं तो हम घड़ी देखना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी अस्पताल में ऐसा नहीं होता कि 3 बजे पहुंचा और हम घड़ी देखना शुरू किया, टाइम किए कि वो 4 बजे उसका घंटे में अगर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो क्या? अगर 1 घंटे के अंदर में ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो हमारे को कंसेंट लेना होता है पेशेंट अटेंडेंट से, जो भी उसके रिलेटिव हैं। और ऑफ कोर्स उसके बाद OT चार्जेबल है, और उसके बाद जो भी एडमिशन ऑनवर्ड्स सब कुछ चार्जेबल हो जाएगा एज पर द एक्चुअल। बताइए, रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें चांसेस कम होते हैं अटेंडेंट के, उनके गार्जियन। There is one more thing I want to talk about is the सुप्रीम कोर्ट की जो नई लॉ आई है, गुड समैरिटन लॉ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर आप किसी घायल व्यक्ति को रोड पे देखते हैं, आप उठाकर उसको अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। अस्पताल आपको किसी तरह से क्वेश्चन नहीं करेगी, पुलिस भी उसे किसी तरह की क्वेश्चन नहीं करेगी। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।